नमस्कार दोस्तों, बुक जोन के एक और खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम थिबोट म्यूरिस की किताब डू वॉट वर्क्स फॉर यू के बारे में बात करने वाले हैं। पहला सबक, खुद को अच्छे से जानो। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा पल आता है जब बाहर से सब कुछ ठीक दिखने के बावजूद अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। जब आप रात को अकेले बैठते हैं तो दिल पूछता है, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं सही रास्ते पर हूं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर भाग रहा हूं? किताब का पहला सबक हमें यही सिखाता है कि हमें सबसे पहले ईमानदारी से ये डायग्नोज करना है कि हम अपनी जिंदगी में सही रास्ते पर हैं या गलत। ज्यादातर लोग थकान, बोरियत या बेचैनी जैसी अपनी फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, ये कहकर कि ये एक अस्थायी दौर है। इस लेसन में बताया गया है कि ये सब छोटे छोटे सिग्नल्स हैं और हमारे अंदर का आंतरिक कॉम्पस हमें बार बार संकेत देता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर ये आवाज़ बार बार कह रही है कि कुछ गड़बड़ है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये है कि डिसअलाइनमेंट कैसे डायग्नोस किया जाए, यानी ये कैसे पता चले कि हमारी लाइफ हमारे असली टैलेंट्स, पैशन और पर्सनैलिटी से मेल नहीं खा रही। किताब का पहला लेसन हमें एक स्ट्रक्चर्ड वर्कबुक स्टाइल एक्सरसाइज देता है, जो सिर्फ सोच विचार करना नहीं बल्कि पेन पेपर लेकर खुद से सवाल पूछना है। उदाहरण के लिए, आपको खुद को 1 से 10 तक रेट करना है कि आपको अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स और यूनिक एबिलिटीज का कितना अंदाजा है और क्या आप उन्हें रोजाना इस्तेमाल करते हो। ये छोटे छोटे रेटिंग सवाल हमारी लाइफ की सच्चाई को मेजरेबल डेटा में बदल देते हैं, जिससे पहले जो बातें सिर्फ फीलिंग्स थीं अब फैक्ट्स बन जाती हैं। अगर आपने खुद को सिर्फ 3 या 4 नंबर दिए तो साफ है कि आप अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पा रहे, और अगर आपने 8 से 9 दिए तो मतलब आप सही दिशा में हो। इसके बाद किताब और गहरे सवाल पूछती है, जैसे क्या तुम्हें लगता है कि तुम वो काम नहीं कर रहे हो जो सच में तुम्हें करना चाहिए? अगला सवाल है कि क्या तुम्हें रोज रोज काम करने से एनर्जी मिलती है या तुम थका हुआ महसूस करते हो? और थकान या चिड़चिड़ापन गलत अलाइनमेंट में जीने का एक सिम्टम है। यहाँ किताब एक बेहद बड़ा पॉइंट समझाती है। हमारी एनर्जी और इमोशंस यूं ही नहीं होते, वो हमारे अंदर के अलार्म सिस्टम हैं। अगर हम सही अलाइनमेंट में होते हैं तो हमें फ्लो स्टेट मिलता है, जहां आप पूरी तरह उस काम में डूब जाते हैं और काम करते करते मजा आता है। वहीं अगर आप गलत अलाइनमेंट में हो तो हमेशा थकान, बोरियत और बेचैनी महसूस होती है, जैसा उन लोगों के साथ होता है जो वीकेंड का इंतजार ऐसे करते हैं जैसे जेल से छुट्टी मिलने का। ये सब सिम्टम्स हैं कि लाइफ और असली सेल्फ के बीच डिसअलाइनमेंट है, और इस लेसन का असली मकसद है अपने इन सिग्नल्स को समझना और स्वीकार करना। अक्सर लोग डर के कारण इन फीलिंग्स को दबा देते हैं, सोचते हैं कि अगर मान लिया कि मैं गलत रास्ते पर हूं तो करियर बदलना पड़ेगा, जो रिस्की लगता है। लेकिन किताब यही कहती है कि असली हिम्मत यही है कि सबसे पहले सच्चाई को मानो, क्योंकि जब तक बीमारी का डायग्नोसिस नहीं होगा, दवा कैसे मिलेगी? जब हम अपनी फीलिंग्स को डायग्नोस्टिक टूल मानते हैं तो लाइफ में क्लैरिटी आने लगती है। अगर आप हर रोज थका हुआ महसूस करते हो तो इसका मतलब है कि आपका काम आपकी एनर्जी खा रहा है, बजाय इसके कि आपको एनर्जी दे। वहीं अगर आप किसी काम में फ्लो पाते हो, जैसे पेंटिंग करना या टीचिंग करना, तो वो आपके लिए अलाइनमेंट का साइन है। इस प्रोसेस में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को धोखा देकर हाई स्कोर दे देते हो तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज सिर्फ आपके लिए है। अगर आप रोज की लाइफ को 1 से 10 तक रेट करें और आपका एवरेज स्कोर 4 या 5 आता है तो साफ है कि आप अभी हाफ लाइफ जी रहे हो, फुल पोटेंशियल से नहीं, और यही डिसअलाइनमेंट है। किताब हमें सिखाती है कि इस डायग्नोसिस को डर के साथ नहीं बल्कि एक्साइटमेंट के साथ देखो, जैसे डॉक्टर आपको बताता है कि हाँ दिक्कत है लेकिन अब इलाज पॉसिबल है। जब तक पता ही नहीं होगा कि दिक्कत कहाँ है, आप हर दवा खाओगे और फायदा नहीं होगा। लेकिन जब गड़बड़ पिन पॉइंट हो जाती है तो रास्ता आसान हो जाता है। किताब कहती है कि असंतोष और निराशा की फीलिंग्स कोई कमजोरी नहीं है, ये एक्चुअली आपके अंदर के सिग्नल्स हैं जो कह रहे हैं, रुको, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, अपना असली रास्ता खोजो। जब आप इन सिग्नल्स को समझते हो तो धीरे धीरे क्लैरिटी आती है कि कहाँ बदलाव करना है। मान लो कोई इंसान IT की नौकरी कर रहा है, लेकिन उसका मन हमेशा लोगों से बात करने में लगता है। रोज कोडिंग करते हुए वो चिड़चिड़ा हो जाता है, यही डिसअलाइनमेंट है। वहीं अगर वही इंसान टीचिंग या कम्युनिकेशन में जाता है तो वो शायद फ्लो में आ जाए। यानी डिसअलाइनमेंट का मतलब है आप वो नहीं कर रहे जो आपकी पर्सनैलिटी चाहती है। अलाइनमेंट का मतलब है आपकी अंदर की क्वालिटीज और बाहर के एक्शंस मैच कर रही हैं। और पहला लेसन हमें बस यही सिखाता है कि डायग्नोस करो, ईमानदारी से अपनी फीलिंग्स और एनर्जी लेवल्स को देखो, 1 से 10 तक रेट करो और जो जवाब आए उसे स्वीकार करो।
यही सफर की शुरुआत है, क्योंकि जब तक आप मानोगे नहीं कि आप गलत रास्ते पर हो, तब तक सही रास्ता मिल ही नहीं सकता। दूसरा सबक, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को पहचानो। पहले लेसन में हमने सीखा था कि बार बार डिससेटिस्फैक्शन महसूस होने का मतलब है कि हमारी लाइफ हमारे असली सेल्फ से अलाइन नहीं हो रही, यानी हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सही रास्ता मिलेगा कैसे? आखिर मैं कौन हूं? मेरी असली पहचान क्या है? यही लेसन 2 का मुख्य फोकस है, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को पहचानना और उसे अपनी लाइफ की फाउंडेशन बनाना। इस लेसन की शुरुआत एक बड़े सच से होती है। जेन्युइन और टिकाऊ सफलता हमेशा अंदर से बाहर की तरफ आती है। इसका मतलब है कि दूसरों की कॉपी करने या सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने से असली सफलता नहीं मिलती, बल्कि तब आती है जब आप खुद को समझकर उसी हिसाब से अपनी लाइफ डिजाइन करते हो। ज्यादातर लोग अपने करियर और रिश्ते बिना खुद को समझे ही बना लेते हैं। जैसे सब इंजीनियरिंग या सरकारी नौकरी में लग जाते हैं, पर ये रास्ते सबके लिए नहीं बने। हर इंसान की पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ्स और वैल्यूज अलग हैं। अगर हम उन्हें इग्नोर करके डिसीजंस लेंगे तो बाहर से सफलता मिल भी जाए, अंदर से खालीपन रहेगा। इस लेसन में हमें स्टेप बाय स्टेप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को अनकवर करने के लिए कहा गया है, जिसमें 4 बड़े हिस्से हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझना, यूनिक स्ट्रेंथ्स और टैलेंट्स को पहचानना, कोर वैल्यूज को क्लियर करना और लाइफ विजन बनाना। सबसे पहले किताब कहती है कि इंसान को अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जानना चाहिए, जिसका मतलब है कि आपका नेचर कैसा है और आपको किस तरह का काम या माहौल सूट करता है। किताब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती है कि अपनी अजीब आदतों यानी क्वर्क्स और वियर्डनेस को छुपाना नहीं है, बल्कि अपनाना है, क्योंकि यही आपकी यूनिकनेस है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान बहुत इंट्रोवर्ट है, जिसे गहरी सोचने में मज़ा आता है, तो उसे रिसर्च, राइटिंग या किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए जहां वो फ्लरिश करेगा। वहीं अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है, जिसे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, तो वो टीचिंग, सेल्स या लीडरशिप में जाए तो चमक उठेगा। लेकिन अकेले कोडिंग करता रहेगा तो बोर हो जाएगा। पहला स्टेप है खुद से पूछना कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। क्या मैं जनरलिस्ट हूँ या स्पेशलिस्ट, और मैं अकेले काम करने में बेहतर हूँ या टीम में? जब आप इन सवालों का ईमानदारी से जवाब देते हैं तो आपके लिए क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। पर्सनैलिटी ट्रेट समझने के बाद अगला बड़ा स्टेप है अपनी स्ट्रेंथ्स और टैलेंट्स को पहचानना, जो कि सबसे क्रूशल हिस्सा है। स्ट्रेंथ्स वो क्वालिटीज़ हैं जो आप नेचुरली अच्छे से करते हो, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, और टैलेंट्स वो खास एबिलिटीज़ हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं, जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाकर समझाना। किताब का कहना है कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स और टैलेंट्स को इस्तेमाल नहीं करते, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको कभी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि काम बोझ लगेगा। लेकिन जब आप इन्हें लेवरेज करते हो, तो आप कम कोशिश में बेहतरीन रिजल्ट्स देते हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी को डिजाइनिंग पसंद है और वो सोसाइटी के दबाव में अकाउंटेंट बन जाता है, तो वो हमेशा अनहैप्पी रहेगा, जबकि डिजाइनिंग में वो कमाई भी करता और संतोष भी पाता। इसलिए किताब कहती है कि खुद से ये सवाल पूछो, कौन सा काम मैं बिना थके घंटों कर सकता हूँ और उसमें मुझे मज़ा भी आता है और दूसरों को वैल्यू भी। तीसरा हिस्सा आता है अपने कोर वैल्यूज़ को पहचानना, जो वे सिद्धांत हैं जिन पर आपकी ज़िंदगी टिकी है। अगर आपकी लाइफ आपके वैल्यूज़ से मिसमैच होती है, तो आप हमेशा कंफ्यूज्ड और बेचैन रहेंगे। मान लो किसी इंसान का कोर वैल्यू फ्रीडम है, तो वो ऐसी नौकरी में खुश नहीं रहेगा जहां उसे हमेशा रूल्स फॉलो करने हो और क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह ना हो। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान स्टेबिलिटी को वैल्यू करता है, तो हर दिन रिस्क लेकर स्टार्टअप कल्चर में जाने पर उसे हमेशा डर लगेगा। यानी कोर वैल्यूज क्लियर करना बहुत जरूरी है। खुद से पूछो, मेरी लाइफ में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा, आज़ादी, रिश्ते, सीखना या एडवेंचर? जब ये वैल्यूज क्लियर हो जाती हैं, तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ्स और वैल्यूज समझने के बाद आखिर में आता है अपनी लाइफ विजन बनाना, जिसे किताब में ट्रू नॉर्थ कहा गया है। अगर आपके पास विजन क्लियर नहीं है, तो आप हर छोटी मोटी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और दूसरों की नकल करोगे। लेकिन जब विजन क्लियर होती है, जैसे मैं लोगों को शिक्षा और अवेयरनेस देकर एम्पावर करना चाहता हूं, तो आपको पता होता है कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं, जिससे आपका फोकस नेचुरली शार्प हो जाता है। किताब यहाँ एक बहुत पावरफुल बात बताती है कि जब आपके पैशंस और स्ट्रेंथ्स एक साथ मिलते हैं, तो वो सिनर्जी बनाते हैं, और यही सिनर्जी आपको फोकस, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी देती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विल पावर कम है, इसलिए फोकस नहीं कर पाता, लेकिन सच्चाई यह है कि ये मिस सिनर्जी की कमी है। यानी आपने अपनी स्ट्रेंथ्स और पैशंस को अलाइन ही नहीं किया। जब अलाइनमेंट होता है, तो आपको विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप नेचुरली मोटिवेटेड रहते हो। जैसे ड्राइंग पसंद वाला इंसान डिजाइनिंग का करियर चुनेगा, तो उसे एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी।
इस लेसन का अंतिम लक्ष्य है सेल्फ नॉलेज को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि एक एक्टिव स्ट्रेटेजिक असेट बनाना। यानी सिर्फ ये जानना कि हाँ मैं क्रिएटिव हूँ काफ़ी नहीं है। अब आपको सोचना होगा कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को कैसे यूज़ करूँ और किस फील्ड में जाऊँ जहाँ मुझे संतुष्टि भी मिले। जब आप अपनी पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ्स, वैल्यूज़ और विजन को कंबाइन करते हो तो आपके पास एक ऐसा रोड मैप बनता है जो आपको कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट्स दिलाता है। सबसे बड़ी बात, ये रिजल्ट्स आपको फुलफिलमेंट भी देते हैं और अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को अनकवर कर लेने से डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। आपको हर बार ये सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि लोग क्या कहेंगे या कौन सा ऑप्शन सेफ है। आप बस ये देखोगे कि क्या ये मेरे स्ट्रेंथ्स, वैल्यूज़ और विजन से मैच करता है। यही असली फ्रीडम है, यही असली सफलता है और यही लेसन 2 हमें सिखाता है। अपनी ऑथेंटिसिटी को पहचानो और उसे अपनी लाइफ की फाउंडेशन बनाओ। तीसरा सबक, एक्शन को अपना इंजन बनाओ। हमने पहले सबकों में डिसअलाइनमेंट को पहचानना और ऑथेंटिक सेल्फ को जानना सीखा, लेकिन अगर हम सब कुछ समझकर भी एक्शन ना लें तो जिंदगी में बदलाव कभी नहीं आएगा। यही लेसन 3 का मेन पॉइंट है। एक्शन ही असली इंजन है। ये लेसन हमें सिखाता है कि सोचने और प्लान बनाने की लिमिटेड कैपेसिटी होती है। असली ग्रोथ तब होती है जब हम मैदान में उतरकर एक्शन लेते हैं। किताब का एक बड़ा सिद्धांत है, एक्शन इज द इंजन ऑफ मोटिवेशन, यानी पहले एक्शन लो फिर मोटिवेशन अपने आप आएगी। ज्यादातर लोग ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, सोचते रहते हैं क्या ये सही होगा और सोचते सोचते साल निकल जाते हैं। किताब कहती है कि स्टक फील करने का असली कारण यही ओवर थिंकिंग है और इससे बाहर निकलने का सबसे तेज तरीका है छोटा सा ही सही लेकिन एक्शन लेना। मान लो आपको लगता है कि टीचिंग आपके लिए अच्छा करियर हो सकता है, तो सिर्फ सोचते रहने के बजाय एक बार किसी छोटे ग्रुप को पढ़ाकर देख लो, जिससे आपको तुरंत अंदाजा लग जाएगा। यानी एक्शन सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं बल्कि क्लैरिटी और मोटिवेशन के लिए भी जरूरी है। किताब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क देती है। एक्शन को रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंटेशन की तरह देखो, जहां आपको आउटकम की टेंशन नहीं लेनी है। एक्सपेरिमेंट का मतलब है ट्राई करना और डेटा कलेक्ट करना, न कि सिर्फ रिजल्ट पाना। असली मकसद ये समझना है कि आपको उसमें मजा आया या नहीं, एनर्जी मिली या नहीं, और ये आपके लिए काम करता है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज थोड़ा लिखकर सोशल मीडिया पर डालते हैं और आपको मजा नहीं आता, तो ये भी वैल्यूएबल डेटा है कि राइटिंग शायद आपका असली पैशन नहीं है। लेसन 2 में हमने सीखा था कि इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है, लेकिन लेसन 3 कहता है कि इंट्रोस्पेक्ट के बाद एक्शन आना चाहिए। किताब यहाँ एक फीडबैक लूप बताती है। इंट्रोस्पेक्ट करो, स्ट्रेंथ्स पहचानो, हाइपोथेसाइज करो, रास्ता सोचो, एक्सपेरिमेंट करो, छोटा सा स्टेप लो, रिव्यू करो, रिजल्ट देखो और एडजस्ट करो, नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करो। इस तरह से एक्शन एक कभी न खत्म होने वाला साइकिल बन जाता है, जहां आप हर बार कुछ नया सीखते हो और अपनी डायरेक्शन रिफाइन करते जाते हो। एक्शन की सबसे बड़ी रुकावट है फेलियर का डर, लेकिन किताब एक माइंड ब्लोइंग पॉइंट देती है। फेलियर इज नॉट अ सेटबैक, इट इज सक्सेसफुल डेटा कलेक्शन। मतलब अगर आप कुछ ट्राई करके फेल हुए तो आपने कुछ वैल्यूएबल डेटा कलेक्ट किया और अब आपको पता है कि ये रास्ता आपके लिए नहीं है। ये डेटा आपको अगले स्टेप में बहुत काम आएगा, क्योंकि हर एक्शन या तो सफलता लाता है या वैल्यूएबल लेसन। किताब कहती है कि सिर्फ सोचना कभी ग्रोथ नहीं लाता, ग्रोथ हमेशा एक्शन से आती है। और रिफ्लेक्शन आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन एक्शन आपको ट्रांसफॉर्मेशन देता है। मान लो आप स्विमिंग सीखना चाहते हो, तो जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं, स्विमिंग नहीं सीखोगे। असली लर्निंग तभी होगी जब आप एक्शन लोगे। इसी तरह लाइफ में भी जब तक आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे, तब तक आप अपने बारे में सच नहीं जान पाओगे। रिफ्लेक्शन प्लस एक्शन मिलकर ही ग्रोथ होती है। लोग सोचते हैं कि एक्शन का मतलब है बड़ा कदम, जैसे जॉब छोड़ना, लेकिन किताब कहती है कि छोटे छोटे एक्शंस भी पावरफुल होते हैं। अगर आपको टीचिंग पसंद है तो तुरंत नौकरी मत छोड़ो, बस एक बार अपने दोस्तों को कोई कॉन्सेप्ट समझाकर देख लो या एक YouTube की वीडियो बनाकर डाल दो। ये छोटे एक्शंस रिस्क फ्री होते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट बड़ा होता है, क्योंकि वो आपको डेटा, कॉन्फिडेंस और धीरे धीरे मोमेंटम भी बनाते हैं। मोमेंटम का मतलब है गति पकड़ना। जब आप एक्शन लेते हो तो आपको एनर्जी और एक्साइटमेंट मिलती है, और जब एनर्जी आती है तो आप और एक्शन लेने लगते हो, जो एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेते तो आप सोचते रहते हो, एनर्जी ड्रेन होती रहती है और आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो। इसलिए किताब कहती है कि अगर आप स्टक महसूस कर रहे हो तो एक्शन लो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि एक्शन ही वो स्पार्क है जो आपको आगे बढ़ाता है। किताब यह भी कहती है कि जब आप एक्शन लेते हो और एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो बीच बीच में अपने पास्ट को भी देखो। सोचो, पहले कौन से काम आपको एनर्जी देते थे और कौन से ड्रेनिंग लगते थे। पास्ट को रिव्यू करने से हमें क्लैरिटी मिल सकती है कि हमारी असली खुशी कहाँ है। लेसन 3 का अंतिम मैसेज यही है, खुद को जानना काफी नहीं है, खुद को आगे बढ़ाना सिर्फ एक्शन से संभव है। रिफ्लेक्शन आपको बताता है कि आप कौन हो, लेकिन एक्शन आपको वहां ले जाता है जहां आप बनना चाहते हो। यानी लेसन 2 और लेसन 3 साथ मिलकर काम करते हैं।
अगर आप सिर्फ सोचते रहो तो आपकी जिंदगी वहीं अटकी रहेगी, लेकिन अगर आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दो तो धीरे धीरे क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस आएगा और सही रास्ता खुद दिखने लगेगा। यही लेसन 3 हमें सिखाता है। एक्शन को अपना इंजन बनाओ, एक्सपेरिमेंट्स को डेटा कलेक्शन समझो और हर स्टेप को ग्रोथ का हिस्सा मानो। चौथा सबक, एक ऐसा नक्शा जो सिर्फ आपके लिए बना हो। हम सबकी जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ हमारी उम्मीदों जैसी क्यों नहीं है, और इसका कारण है कि हम किसी और का बनाया हुआ रास्ता अपनाते हैं, न कि अपना। यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है, और इस किताब का चौथा लेसन, द ब्लूप्रिंट, स्ट्रेटेजिकली डिजाइनिंग अ लाइफ दैट फिट्स यू, यही सिखाता है। जब आपने पहचान लिया कि आप किससे असंतुलित हैं और आपने एक्सपेरिमेंट्स करके डेटा इकट्ठा कर लिया, तो अब वक्त है अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाने का, एक ऐसा नक्शा जो सिर्फ आपके लिए बना हो। ब्लूप्रिंट जरूरी है क्योंकि कोई भी इमारत बिना नक्शे के नहीं बन सकती। उसी तरह अगर हमारे पास ब्लूप्रिंट नहीं होगा तो हम बिना दिशा के इधर उधर भटकेंगे। ब्लूप्रिंट का मतलब है ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लान जिसमें आपके हैबिट्स, रूटीन, गोल्स और विजन इस तरह फिट हो जाएं कि वो लंबे समय तक टिक सकें। ये कोई थ्योरी वाली बातें नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदमों का जोड़ है जो मिलकर आपकी जिंदगी को आपकी तरह का बना देते हैं। दुनिया हमेशा हमें बताती है कि सक्सेस का रास्ता सबके लिए एक जैसा है, जैसे सुबह 5 बजे उठो, पर सच यह है कि हर इंसान अलग है और कोई रात को 12 बजे बैठ के सबसे अच्छा काम करता हो। इसलिए किताब कहती है कि जेनेरिक प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, लेकिन उनका एप्लीकेशन पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, यानी आप वही चुनो जो आपके लिए काम करे, न कि जो दूसरों के लिए। सवाल आता है कि यह ब्लूप्रिंट बनेगा कैसे? किताब एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका देती है, आइडियल डे एक्सरसाइज, जहां आप सोचते हो कि अगर तुम्हें एक दिन ऐसा जीने का मौका मिले जिसमें सब कुछ तुम्हारी पसंद का हो, तो वो दिन कैसा होगा? अब ये सोचने के बाद धीरे धीरे अपनी लाइफ में उन चीजों को शामिल करना शुरू करो। जैसे अगर तुम्हारा आइडियल डे सुबह जॉगिंग से शुरू होता है, तो फिलहाल सिर्फ 10 मिनट वॉक से शुरू करो। ये कोई सपनों का दिन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक गाइड है जिससे आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ को अपनी पसंद और नेचर के हिसाब से ढाल सको। किताब बार बार एक ही बात पर जोर देती है, सक्सेस बड़े बड़े कदमों से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी आदतों के कंपाउंडिंग इफेक्ट से आती है। अगर आप रोज 1% भी अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से आगे बढ़ते हो, तो एक साल में 365% आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सपनों में बड़े बदलाव सोचते रहोगे और छोटे कदम नहीं लोगे, तो सब वैसा ही रहेगा। किताब एक मजेदार मॉडल का जिक्र करती है, ईस्ट मॉडल, जिसका फायदा यह है कि आप आदतों को अपनी जिंदगी में आसानी से फिट कर पाते हो। याद रखो, ब्लूप्रिंट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आपने तीसरे लेसन में सीखा था कि एक्सपेरिमेंट करो और अब वही डेटा इस्तेमाल करो। अगर कोई हैबिट या रूटीन आपको एनर्जी देता है तो उसे पक्का कर लो, और अगर कोई चीज आपको थका देती है तो उसे छोड़ दो। धीरे धीरे बार बार एडजस्ट करके आप एक ऐसा ब्लूप्रिंट बना पाओगे जो सिर्फ आपके लिए परफेक्ट होगा। और जब आपकी हैबिट्स और रूटीन आपके नेचर के साथ मैच करते हैं, तो अंदर से कोई रुकावट महसूस नहीं होती। आप जबरदस्ती नहीं करते, बल्कि काम अपने आप हो जाता है। जैसे किसी को डांस बहुत पसंद है और वो फिट रहने के लिए डांस क्लास ज्वाइन कर ले, तो उसे एक्सरसाइज बोझ नहीं लगेगी। ब्लूप्रिंट का मतलब है अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ और पैशन को यूज करके ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें सक्सेस अपने आप हो। आखिरकार ये लेसन हमें यही सिखाता है कि लाइफ का ब्लूप्रिंट कोई मोटिवेशनल स्पीच है किसी और की बायोग्राफी से नहीं बनेगा। वो बनेगा आपकी खुद की पहचान, आपके एक्सपेरिमेंट्स और आपके इंट्रोस्पेक्शन से। जब आप ये समझ जाते हो कि आपको क्या पसंद है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपको किस तरह की लाइफ जीनी है, तो फिर ब्लूप्रिंट बनाना मजेदार और आसान हो जाता है। सोचो आप एक आर्किटेक्ट हो और आपको अपना ही घर बनाना है। आप किसी और का नक्शा उठा के अपना घर नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी जरूरतें अलग हैं। वैसे ही जिंदगी का ब्लूप्रिंट भी पर्सनल होता है, और जब वो आपके हिसाब से बनता है तो उसमें रहना आसान और सुखद हो जाता है। इस चौथे लेसन का मैसेज है, अपनी लाइफ का नक्शा खुद बनाओ, दूसरों की कॉपी मत करो, और छोटी छोटी आदतों को आसान और मजेदार बनाओ। एक्सपेरिमेंट करो और जो चीज फिट हो उसे पक्का कर लो, और धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें काम करना जबरदस्ती न लगे। यही ब्लूप्रिंट आपको एक ऐसी जिंदगी की तरफ ले जाएगा जो सिर्फ आपकी है, और जिसमें सक्सेस, एनर्जी और संतोष सब एक साथ मिलेगा। 5वां सबक, डिसिप्लिन और फोकस। जिंदगी में चाहे आपने कितनी भी स्ट्रैटेजी बना ली हो, चाहे आपने अपना ब्लूप्रिंट कितना भी अच्छा तैयार कर लिया हो, अगर आपके पास डिसिप्लिन और फोकस नहीं है तो सब बेकार हो जाएगा। किताब कहती है कि एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब उसके पीछे एक डिसिप्लिन्ड माइंड हो। डिसिप्लिन माइंड का मतलब है अपने ध्यान को सही जगह लगाना, बेकार की चीजों को हटाना और हर दिन सही दिशा में कदम बढ़ाना। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल, ये सब मिलकर हमारा ध्यान तोड़ते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि दिन भर हम बिजी तो रहते हैं, लेकिन काम वही नहीं कर पाते जो सबसे जरूरी है। किताब कहती है
क्लैरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ फोकस। अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं है तो आपका ध्यान हर जगह बिखरा रहेगा और आपकी एनर्जी बर्बाद होगी। इसलिए पहला स्टेप है अपने गोल्स को क्लियर और प्रिसाइज बनाना। बहुत से लोग कहते हैं मैं लाइफ में सफल होना चाहता हूं, लेकिन सफल होना किसे कहते हैं? क्या पैसा कमाना या हेल्दी रहना? अगर ये सब है तो पहले प्रायोरिटी तय करनी होगी। किताब गाइड करती है कि गोल्स को इस तरह लिखो कि वो बिल्कुल साफ दिखे। जैसे मैं फिट रहना चाहता हूं की जगह लिखो मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा। ये क्लैरिटी ही फोकस को जन्म देती है और इस लेसन का सबसे पावरफुल टूल है 80-20 प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि हमारी 20% एक्टिविटीज ही हमें 80% रिजल्ट देती हैं। जैसे एक स्टूडेंट दिन भर 10 घंटे किताबें पलटता है, लेकिन असली असर सिर्फ उन 2 घंटों का होता है जब आप सबसे कठिन टॉपिक पर ध्यान लगाकर पढ़ते हो। या फिर ऑफिस में कंपनी का 80% रिजल्ट सिर्फ उन 3 से 4 टास्क से आता है जो असल में मायने रखते हैं। तो समझदारी यह है कि हम अपनी एनर्जी उसी 20% पर लगाएं जो हमें सबसे बड़ा रिटर्न देता है। यही डिसिप्लिन माइंड की पहचान है। किताब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाती है। क्लटर यानी अव्यवस्था हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह होती है। इंटरनल क्लटर यानी अधूरे काम, अनसुलझे झगड़े, बेवजह की टेंशन हमारे दिमाग में जगह घेरते हैं और असली फोकस को मार देते हैं। एक्सटर्नल क्लटर यानी बिखरा हुआ कमरा, गंदा वर्क स्पेस, ढेर सारी चीजों को साफ करने पर दिमाग भी खुद ब खुद क्लियर महसूस करता है। ये एक तरह का पॉजिटिव सिग्नल होता है जो माइंड को कहता है अब मैं तैयार हूं। हम सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ मोबाइल और सोशल मीडिया है, लेकिन किताब कहती है कि डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज से आ सकते हैं। कई बार हम खुद ही अपने लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, जैसे बेवजह बार बार ईमेल चेक करना या जरूरत से ज्यादा हाँ बोलकर दूसरों के कामों में फंस जाना। किसी छोटे मोटे काम में इतना परफेक्शन ढूंढना कि असली काम के लिए टाइम ही ना बचे, ये भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए डिसिप्लिन्ड माइंड का मतलब सिर्फ नोटिफिकेशन ब्लॉक करना नहीं है, बल्कि ना कहना सीखना है। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल बुक जोन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में हमें यह जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।